नमस्कार दर्शकों, आज हम जानना चाहते हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी से कि श्री राहुल गांधी कांग्रेस सांसद पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की सदस्यता समाप्त हो गई है। इसके क्या कारण हैं? क्या पूर्व में भी इस तरह की किसी की सदस्यता समाप्त हुई है? इसके बारे में हम जानना चाहते हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी से। नमस्कार। एक बहुत बड़ा लोकतंत्र में ये घटनाक्रम है जिसमें अपने आप को देश का भावी प्रधानमंत्री मानने वाले और उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अपना पारिवारिक हक समझने वाले राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता समाप्त हो गई है, क्योंकि 2 वर्ष का कारावास मिलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णय दिए हुए पहले 2 वर्ष या उससे अधिक कोई किसी क्राइम में सजा मिलती है तो वो सदस्यता से वंचित हो जाएगा। और ऐसा पहले भी हुआ है, कई हुआ है। पीछे उत्तर प्रदेश के हमारे एक सैनी थे, विक्रम सैनी विधायक, अभी पिछली टर्म में ही हुआ है। उससे पिछली टर्म में एक उत्तर प्रदेश के विधायक थे जो एक क्रिमिनल मर्डर केस में जिनको सजा हो गई थी। स्वयं इंदिरा गांधी को संसद की अवमानना के कारण हुआ था, सदस्यता से वंचित हुई थी। और ये पूरा एक परिपाटी जो है कि किसी को भी आपराधिक मामले में सजा हो तो या तो सजा के स्टे मिल जाए उसी दिन, और जब तक हाई कोर्ट से ट्रायल ना हो, सुप्रीम कोर्ट तक ना हो, फाइनल नहीं होती। पर तो मुझे लगता है या तो अति विश्वास में या अपने आप को शहीद बनने के लिए राहुल गांधी जी ने जो सूरत के कोर्ट को बहुत सीरियसली नहीं लिया, खुलेआम 2019 में जो भाषा का प्रयोग किया था एक वर्ग विशेष के विरोध में, मोदी शब्द के ऊपर कि सारे ये ऐसे 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 होते हैं, और उसके कारण जो मोदी समाज है, मोदी समाज राजस्थान और गुजरात में विशेष तौर पर है। जाति की दृष्टि से हम उसको बहुत ज़्यादा पहले नहीं जानते थे, क्योंकि मोदी एक टाइटल टाइप का था जो मुस्लिम ज़माने में भंडारी, मोदी, परंतु मोदी अग्रवाल्स भी हैं, जैसे मोदी घराना इंडस्ट्री का है, गुजरमल मोदी का परिवार। हमारे ही सुशील मोदी जो बिहार में डिप्टी सीएम रहे हैं वो अग्रवाल हैं। परंतु बाकी अधिकांश मोदी जो तेल का काम जैसे गांधी जी की कम्युनिटी करती थी, जो वैश्य में तो आते हैं परंतु ओबीसी में आ जाते हैं, पिछड़े वर्ग में आ जाते हैं, और मोस्टली तेल के व्यवसाय से जुड़े हैं। व्यवसाय कोई बुरा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, पर जिस प्रकार की टिप्पणी हल्के शब्दों में राहुल गांधी ने की थी, उसके बाद उसका एक सलूशन था, अवसर मिला था कि माफ़ी मांग ले। आखिर सबसे ज़्यादा बोलने वाला केजरीवाल पिछले 8 साल में कितनी बार माफ़ी मांग के बच गया। अरुण जेटली जैसे बड़े वकील से खुलेआम माफ़ी मांगनी पड़ी, कपिल सिब्बल और उसके लड़के से माफ़ी मांगी, नितिन गडकरी जी से माफ़ी मांगी, क्योंकि ये उसके समझ में आ गया था कि क्रिमिनल ऑफेंस है किसी के अवमानना करना, किसी से गाली गलौज करना, किसी का चरित्र हनन करना। परंतु वो तो पप्पू पप्पू ही रहेगा, उनको समझ नहीं है, और वो तो बपौती समझते थे कि मैं तो स्वाभाविक प्रधानमंत्री हूँ। और इसलिए जो परमेंद्र मोदी जो उस समय विधायक भी थे भाजपा के, उसने इसको केस डाला और ये बताया कि इससे हमारे बेइज्जती हुई है, हम हर्ट हुए हैं, हमें बड़ा दुख हुआ है, मुझे और मेरी पूरी कम्युनिटी। तो ट्रायल चला है 3-4 साल, अवसर पूरे मिले हैं, और ट्रायल में या तो एक ही हल होता माफ़ी मांगे आदमी, और दूसरा हल है कि फेस करे। इसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया और माफ़ी नहीं मांगूंगा। नहीं मांगेंगे तो कानून के मुताबिक जो सज़ा हो सकती थी वो न्यायाधीश महोदय ने सज़ा दी।
और समय भी दे दिया कि आप इसके अगेंस्ट अपील करना चाहें तो कर लें। नहीं, सीधी समय दिया अरेस्ट से बचने के लिए, गिरफ्तार ना हो 30 दिन। कांग्रेस उसको मैनिपुलेट करके कहना चाह रही है कि 30 दिन तक तो अपील करने का समय दिया है अरेस्ट से बचने के लिए, परंतु जो स्वतः सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी जिसमें किसी भी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या उससे सजा हो तो लालू यादव को हुई थी, ओपी चौटाला जी को हुई थी, अजय चौटाला को हुई थी, और इस प्रकार के अनेकों केस और भी होंगे। परंतु बिना शिकायत के इनके ऊपर स्वतः कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, ये बात सबको समझनी चाहिए। इसलिए भारत के अंदर इस कानून में मुकदमे कम दर्ज होते थे, टॉर्शियस लाइबिलिटी के और डिफेमेशन के। केदारनाथ साहनी ने दिल्ली में किया था जगदीश आनंद के खिलाफ, जब सिद्ध हो गया तो कोर्ट ने कहा, इन्होंने उस समय डाला था 1 करोड़ रुपए का आर्थिक वो, तो जज ने कहा कि भाई सजा जगदीश आनंद सिद्ध बचना हो तो मैं इतना साहनी जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस मामले में आप क्षमा मांगे, ये क्षमा अभी भी कर दें और 1 रुपया जुर्माना आप जमा करा के क्षमा मांग के जेल से बच जाएं। तो उसने कर दिया था। अब ये राहुल ने नहीं किया तो उसको सजा मिल गई है, और सजा मिल गई है तो अपनी, अगर आपने शहीद होने का तय कर लिया तो किसी अच्छे मामले में शहीद हो ना, देश के हित में शहीद हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी प्राप्त करने के लिए और अपने आप को बहुत बड़ा आदमी सिद्ध करने के लिए दूसरे को छोटा मत बनाओ। पुराने जमाने से कि अपनी लाइन बड़ी करो, ये हम अपनी लाइन बड़ी नहीं कर पा रहे और मोदी जी की लाइन को मिटाना चाहते हैं। तो भगवान का न्याय भी हुआ, और मैं समझता हूँ भारत की लोकतंत्र में जो न्याय प्रणाली पर विश्वास सबको है, और कांग्रेस बार बार कहती है हमें पूरा विश्वास है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। अब नेशनल हेराल्ड मामले में माँ बेटे दोनों के दोनों जमानत पर हैं। जमानत पर हैं तो कोई सरकार कुछ नहीं कहेगी जब तक कोर्ट उनको सजा नहीं देगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो सजा हुई है, 1 दिन का पूरा समय इनको मिला था, फिर माफी मांग लेते तो शायद कोई रास्ता निकल सकता था, परंतु अब तो ये कोर्ट में जाएंगे, गलियों में जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे और इलेक्शन के लिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, और जो लोकतंत्र में करें तो वो जायज़ है। दूसरा पक्ष अपनी बात को रखते हुए कि एक समुदाय का, पिछड़े वर्ग का इन्होंने इज्जत नहीं की है, वो भी सड़क पे जाएंगे। आखिर देश की जनता तय करेगी 2024 में कौन प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर साहब, क्या अयोग्य घोषित करना लोकतंत्र के मान्यताओं के अनुरूप है? लोकतंत्र में एग्जीक्यूटिव विंग अफसरशाही जिसको बोलते हैं, डेलिब्रेटिव विंग जिसको सांसद विधायक का पक्ष बोलते हैं, और तीसरा न्यायालय, ये 3 वो खंबे हैं। चौथे को आजकल हम मीडिया मान लेते हैं, बुद्धिजीवी। तो इनके अंदर कानून सम्मत है, जो भारत के संविधान में, जो इंडियन पेनल कोड में जो सजाएं हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जो भी कुछ आज तक 75 साल में इस देश में मान्यताओं के अनुसार काम हुआ है। लोकतंत्र इस देश का मजबूत है, और यही कारण है कि इतने चुनाव हुए हैं, निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। हारने वाला ईवीएम के ऊपर डालने की कोशिश करता है, और जीतती तो जनता जिताती है। आज भी हिमाचल में कांग्रेस जीती है ना, और गुजरात में बुरी तरह हारी है, नॉर्थ ईस्ट में बुरी तरह हारी है। तो जनता जिताएगी, जनता ही हराएगी, और लोकतंत्र इससे पुष्ट होगा। और फालतू बोलने वाले, लूज टॉक करने वाले, दूसरे की बिना मतलब में झूठे आरोप लगाने वाले इससे सबक लेंगे, और लोकतंत्र को मर्यादा में रहकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए, क्योंकि दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के विचार भिन्नता हो सकती है, राष्ट्र हित को लेके चलें तो लोकतंत्र में सब के सब एक समान है और सब भाई भाई हैं। और यह भावना सबको समझ मेरे ख्याल तब आ जाएगी जो ज़्यादा फालतू बोलने वाले लोग थे। अरे काम करो, जनता सब कुछ देखती है और जनता सब कुछ जानती है। इमरजेंसी में ज्यादती की थी तो इंदिरा को हरा दिया था, और उसी जनता ने 3 साल के बाद आपसी झगड़े जनता पार्टी के देख के फिर इंदिरा को ला दिया था। इसलिए जनता सर्वोपरि है, और लोकतंत्र का यही उसका एक मैं समझता हूँ अद्भुत पक्ष है कि उसको
न्याय करना भारत की जनता को आता है और लोकतंत्र मजबूत होगा। क्या राहुल गांधी अगला चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, और भारत का लोकतंत्र इस घटना से मजबूत होगा या कमजोर? राहुल गांधी अगला चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि 6 वर्ष के लिए वो अयोग्य हो गए। तो अगला चुनाव 6 साल का अर्थ है कम से कम एक लोकसभा चुनाव ये और उससे अगला नहीं लड़ पाएंगे जी। जब तक कि कोई अलग से कोई इनको निर्णय किसी सर्वोच्च न्यायालय से कोई ले आए तो। नहीं तो आज की तारीख में स्थिति ये है कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्या इससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर? भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा क्योंकि भारत की न्यायपालिका बहुत मजबूत है। उस सरकार की कई चीज़ों को भारत की न्यायपालिका ने नहीं माना है। अपनी बात कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ बड़े ऑफिसर्स में, इसमें लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए तो न्यायालय काम नहीं करता। आखिर ईडी, सीबीआई ये जितने लोग काम कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, और भ्रष्टाचार की लड़ाई को अब लोकतंत्र के नाम से बचना चाहिए। या तो ये कहें कि हम ईमानदार हैं, जिसके घर से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। आज लालू यादव ने प्लॉट लेके अब नौकरियां दी हैं। सारी उम्र ना लालू ने काम किया, ना राबड़ी ने किया, ना बेटों ने किया, ना बेटियों ने किया, और आज 10,000 करोड़ के यदि उसके पास सामान है तो जनता भी जानना चाहती है, न्यायालय भी जानना कि भाई काया कहाँ से है। आखिर बिना कमाई के आपके पास धन कहाँ से आया? यही प्रश्न कल शरद पवार से भी पूछे जाएंगे तो भिन्न आएगा, मुलायम सिंह परिवार से भी पूछे जाएंगे, जिन्होंने पूरे जीवन में ना व्यापार किया, ना कोई प्रैक्टिस की, ना कमाया, और फिर आज वो अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं। अब ममता बनर्जी की अपनी इमेज ईमानदार की है, परंतु सारे मंत्रियों के घर 50-50 करोड़ रुपए मिल जाएं तो ईमानदारी की तो पोल खुल गई। स्वयं ईमानदार रहेंगे तो भी जनता ये तो देख रही है आखिर मैं ईमानदार हूँ और मैं आसपास भ्रष्ट लोगों को रखूँ और उनको रोकूँ भी ना। आज मोदी जी ईमानदार हैं, अपने परिवार से दूरी बना के रखते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर, अपनी सरकार को खतरे में डालकर, परंतु देश हित में कर रहे हैं तो लोग उनके साथ खड़े। धन्यवाद डॉक्टर साहब महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।